नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम देखेंगे कक्षा 7वीं का 5वां पाठ जो है, क्या नाम है, हिंद देश के निवासी। इस हिंदुस्तान में रहने वाले सारे निवासियों को लेकर यह पूरी कविता जो है, पूरा काव्य, और उसमें से बहुत कुछ समझने लायक बातें हैं वो बताई गई है। क्या कहा है, सबसे पहले तो हम उनका परिचय देखते हैं। क्या कहा हुआ है कि विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है। क्या कि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ बहुत प्रकार की विविधताएं देखने को मिलती है। क्या क्या है कि एक तो हमारा देश अलग अलग राज्यों में बटा हुआ है। कई सारे राज्य है वो भी गिन सकते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का है, राजस्थान का है, कई सारे राज्यों में बटा हुआ है। इसके अलावा धार्मिक तौर पर अलग अलग धर्म भी हमारे यहाँ रहे हुए हैं कि धर्म के नाम पर भी देखें तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई, पारसी, कई सारे धर्मों में भी बटा हुआ है। हमारा पहरवश जो है वो भी अलग अलग है, हर एक राज्य का अलग अलग, सबकी भाषा अलग है, रंग रूप अलग है। तो इसी के कारण कहा है कि विविधता में एकता, पर फिर भी देखें तो एकता यानी कि मिलजुल कर रहना ही हमारे देश की विशेषता रही है, वही हमारी संस्कृति रही है। साथ ही विकास और शक्ति का परिचायक भी है कि हमारे देश की विविधता है वो एकता भी है, और साथ में हम विकास करते हैं, जो शक्ति दिखाते हैं उनकी परिचय यानी कि परिचय दिलाने वाली, उनका एक एहसास कराने वाली एकता भी हम में बनी हुई है। फिर कहा मानवीय एवं प्राकृतिक विविधताएं होने पर भी उसमें अभिन्न एक सूत्रता है कि मानवों की तरफ से भी हम अलग अलग है, यानी कि कई धर्मों के कई उत्सव मनाते हैं, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग लोग मिलते हैं, पर प्राकृतिक उनकी विशेषताएं भी अलग अलग है। कहीं नदी आए हुई है, कहीं पहाड़ों आए हुए हैं, कहीं रण विस्तार आए हुए हैं, कहीं मैदान विस्तार है। तो इस तरह प्राकृतिक दृष्टि से भी हमारे यहाँ बहुत विविधताएं मिलती है, पर फिर भी हम अभिन्न रूप से, अभिन्न यानी कि एक दूसरे से अलग न होकर एक सूत्रता से हम जुड़े हुए हैं। विभिन्न दृष्टांत यानी कि उदाहरणों द्वारा इस काव्य में भारत की भव्यता एवं दिव्यता दोनों का गान है वो किया गया है। ठीक है, भारत एक भव्य ऐसा विशाल देश है और एक दिव्य रूप से, यानी कि उनकी महानता भी ऐसी है कि उनका रूप है वो दिव्य है। तो इस तरह भारत का ये गुणगान है वो दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखें तो क्या दिया गया है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, कि सभी हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं वो एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, भले उनके रंग रूप वेश और भाषा हो अलग हो, अनेक हो, जुदे अलग अलग हो। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक है, कि भले ही वो फूल अलग अलग हो पर माला बनती है तब एक बनते हैं। तो ऐसे हम भले अलग हैं पर मिलजुल कर हम सभी तो वापस एक ही हो जाते हैं। तो इस तरह हमारी एकता ही हमारा परिचायक है। कोयल की कूक प्यारी, कूक यानी कोयल का बोलना है, उसे कूक कहा जाता है। न्यारी यानी कि सुंदर लगती है। पपीहा यानी पक्षी का ही नाम है, उनकी टेर, उनकी आवाज़ को टेर बोलते, वो भी प्यारी होती है। गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है, तराना यानी कि गाना ही एक राग में, एक ढाल में, कि बुलबुल है वो गाना गा रही है, उनका राग भी एक ही है। तो यह एक भाग दिया गया, और दूसरा भाग है वो क्या दिया गया है कि गंगा यमुना ब्रह्मपुत्रा कृष्ण कावेरी जाके मिल गई सागर में हुई सब है, कि जिस प्रकार हमारे यहाँ अलग अलग सारी जो ये नदियाँ बहती है वो भी अंत में तो कहाँ सागर यानी कि समुद्र में जाकर ही मिल जाती है और एक हो जाती है। तो इसी तरह हमारे देश की भी यही विशेषता है कि भले अलग अलग कई सारे लोग हैं, धर्म है, संस्कृति है, प्रदेश है, रहनी कहनी है, धर्म है, त्यौहार है, उत्सव है, लोग है, प्रदेश है, फिर भी हम एक भारतीय होने के नाते सब कोई एक है। तो वह ही मुख्य बात यहाँ बताई गई। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबके मंजिल तो एक है। क्या कहा कि भले ही धर्म अनेक हो, अलग अलग धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, जैन है, पारसी है, कई सारे धर्म के लोग हमारे यहाँ रहते हैं, पर उन सभी का यदि सार देखें तो क्या है, एक ही है। सभी लोग कहते हैं कि अपने अपने इष्ट देव की प्रार्थना करें और साथ में ईश्वर प्राप्ति की ओर आगे बढ़े और अपना जीवन सुख संपन्नता से बिताए। तो यही सार दे रहे। और पंथ यानी कि रास्ते ही भले निराले हो,
रास्ते भले निराले, निराले यानी कि अनूठे हो, अलग हो, विविध हो, पर सबकी मंजिल, मंजिल यानी कि ध्येय, सबका लक्ष्य जो है वो तो क्या है, एक है। यानी सभी को मिलजुल कर रहना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है और उसके साथ ही हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, तो यह छोटा सा और सरल सा ही हमारा काव्य है। और काव्य को और विशेष रूप से समझने के लिए एक तो मैं आपको काव्य की समझूती की ओर ले जाता हूँ, वीडियो के द्वारा हम काव्य की समझूती भी करेंगे और उसके बाद काव्य का गान भी करेंगे। काव्य को एक ठीक तरह से एक मज़ा आए इस प्रकार के लय ढाल के साथ भी हम गाने वाले हैं, तो आपको भी साथ में गाना है। अब चलते हम काव्य की दोबारा समझूती की ओर। ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। काव्य समझूती। अब समझूती में क्या दिया गया है कि भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक हैं। कवि कहते हैं कि अनेक रंग रूप पहनावा और भाषा भले ही अलग अलग क्यों न हो। फिर कहा, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। समझूती, कुदरत ने बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली जैसे अलग अलग रंग, सुगंध एवं कद के फूलों का सृजन किया है, परंतु वे प्यारे प्यारे फूल माला में गूंथने पर एक बन जाते हैं। कवि का कहना है कि भारत के लोग अलग अलग भाषा, रंग रूप के होने के बावजूद एक है। फिर कहा, कोयल की कूक न्यारी, पपी है कि टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। इनकी समझूती देखें। काव्य कोयल की बोली अलग ही मनभावन होती है, पपी है की बोली मीठी प्यारी होती है, बुलबुल भी सुंदर गीत गाती है। इन सब पक्षियों के गाने भले ही अलग अलग हो पर उनका राग एक है। तो इस तरह कहा है कि कवि कहते हैं कि अलग अलग बोली और भाषा बोलने वाले भारतवासी की आवाज़ एक ही है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्रा कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक है। समझूती, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्रा कृष्णा और कावेरी अलग अलग नदियां हैं, मगर सागर में मिलकर वे एक हो जाती है। कवि कहते हैं कि इसी तरह देश प्रेम सभी भारतवासियों को एक बना देता है। धर्म है अनेक, सार वही है, पंथ है निराले, सबकी मंजिल तो एक है। समझूती, भारत में हिंदू, इस्लाम, सिख, जैन, पारसी, ख्रिस्ती धर्म के लोग रहते हैं। इनकी पूजा पद्धति अलग अलग है, लेकिन हर एक धर्म का सार एक ही है। ठीक है, तो अब हमने पहले काव्य समझा, दोबारा भी वीडियो के जरिए, एनिमेशन के जरिए वापस भी उस पाठ को सार शब्द से देखा, और अब हम देखने वाले हैं उस काव्य के गान को, यानी कि काव्य को किस तरह एक मधुर सा गीत है उसके साथ हमें गाते जाना है और देखते जाना है। ठीक है, तो सुनना भी है, बोलना भी है, देखना भी है। तो अब हम काव्य है वो शुरू करते हैं। इकाई 5, हिंद देश के निवासी। कविता। ध्यान से कविता सुनिए। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है।
बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। कोयल की कूक न्यारी, पपी है गिटेर प्यारी, कोयल की कूक न्यारी, पपी है गिटेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। धर्म है अनेक जिनका सारे वही है, धर्म है अनेक जिनका सारे वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। ठीक है, अब हमने इस काव्य को बहुत ही अच्छी तरह से समझ लिया, सुन लिया और गा भी लिया। अब आगे बढ़े तो इनमें क्या दिया गया है कि ये छोटा सा काव्य दो भाग छोटे छोटे रहे हुए, इनके शब्दार्थ भी यहाँ दिए गए हैं। क्या है? कुक यानी कोयल की जो आवाज़ है, पपीहा यानी एक पक्षी का नाम है, टेर यानी पपीहे की पुकार होती है, तराना यानी के गीत, पंथ यानी रास्ता, निराला अनूठा मंजिल ध्येय। तो ये उनके शब्दार्थ रहेंगे। बाकी तो अधिकतर सारे शब्द इसमें दिए हुए आपको पता हो गए, अर्थ मालूम हो गए, और न मालूम हो तो एक अलग जगह पर नोट भी कर लीजिए, और जब हम मिलेंगे तब उनको सोल्व भी करेंगे, या तो कोई भी प्रश्न हो तब स्कूल का भी संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद अब हम देखें तो अभ्यास का यहाँ पहला प्रश्न जो दिया गया है उसमें क्या बताया है। सबसे पहले देखें तो कि हमारे देश की क्या विशेषता है। तो काव्य को देखकर हमें उत्तर लिखना है। क्या हो सकता है कि हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है, कि अलग अलग धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग रहते, फिर भी हम एक सूत्रता में मिलकर रहते, एक को साथ रहते हैं, तो ये हमारी विशेषता है। फिर दूसरा क्या कहा गया, सभी नदियाँ कब एक होती है। तो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र वगैरह कई नदियाँ हमारे यहाँ बहती है, पर जब वो सागर में मिल जाती है तो एक हो जाती है। यह उनका मुख्य जवाब रहेगा। फिर तीसरा देखें तो क्या कहा है
कि सभी धर्मों का सार क्या है। तो उसमें क्या कर सकते हैं कि कहा है कि हमारे यहाँ कई प्रकार के धर्म है वो रहे हुए हैं। हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, पर सभी धर्मों के मूल में सार तो एक ही है कि वो सब ईश्वर की ओर ही, एक सुख शांति की ओर ही हमें ले जा रहा है। तो इस प्रकार सबका सार क्या है, एक है। फिर दूसरा प्रश्न यहाँ दिया गया है, क्या उसमें अविभाग दिया गया है। दूसरे में क्या करना है कि शब्द पंखुड़ियों को उचित क्रम में रखकर वाक्य बनाने हैं। कि यह दिया गया पंखुड़ियों है, 3 अलग अलग यहाँ पर ये पंख दिए गए हैं, तो उनको जोड़कर हमें 3 वाक्य जो है वो बनाने हैं। तो इसमें भी आसानी एक उदाहरण में बता दूं कि भारत देश के निवासी हम है। इससे बेहतर क्या बनेगा कि हम भारत देश के निवासी है, यह उनका सीधा जवाब है कि हम भारत देश के निवासी है। इस तरह ये दूसरा और इसके बाद ये तीसरा जो है, उन दोनों के भी आपको उचित क्रम है वो रखकर वाक्य बनाने हैं, तो वो एक काम रहेगा। इसके बाद देखें तो उनका बहुविभाग क्या दिया गया है कि गोले में से शब्द चुनकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाए। जैसे कि यहाँ एक वाक्य दिया गया उदाहरण के, सोहन पढ़ रहा है, सोहन फिर पढ़ रहा है, ऐसे शब्द लिए। इसके जगह हम और यह नाम दिए हैं, 4 टोटल नाम दिए हैं, रिनल, मेघा, हरेश, सोहन। और खेलना और पढ़ना 2 क्रियाएं दी हुई है, रही और रहा दिया गया है और है दिया गया है। तो उन सभी को चुनकर उदाहरण में दिए उस प्रकार से सही अर्थपूर्ण वाक्य हमें बनाने हैं। ठीक है, जितने हो सके उतने सारे ही वाक्य। कम से कम कितने मिलेंगे हमें, 4 तो मिलने ही चाहिए। इसके बाद देखें तीसरा, तो उनमें क्या दिया गया, काव्य पंक्तियों का भावार्थ समझाना है। कि जो कि हमने समझूती में देखा है, दोनों पंक्तियों का अर्थ लेकर हम विस्तार से समझा देंगे, लिख देंगे, तो उनका भावार्थ मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या दिया गया है कि चौथा प्रश्न, औरत और लड़की के स्थान पर औरत की जगह आदमी और लड़की की जगह लड़का रखकर परिच्छेद को हमें वापस लिखना है। तो यह एक काम रहेगा। इसके बाद देखें तो स्वाध्याय का पहला प्रश्न जो है, इसमें क्या बताया कि हिंदवासियों में कैसी विविधता है। तो धर्म, रंग, वेशभूषा, भाषा सभी की तरह से वो विविध है। फिर माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए, तो भी काव्य में मिल गया। गुलाब, चंपा, चमेली वगैरह जो था वो माला में मिलकर एक रूप हो जाते हैं। फिर इस कविता के किन नदियों का उल्लेख, तो भी आसान सा है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कावेरी वगैरह जो नदियाँ थी वो सभी इसमें दी गई है। फिर नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है कि एक साथ मिलकर रहना, क्योंकि वो सभी मिलकर सागर में जाकर तो अंत में एक हो जाती है। तो एकजुट रहकर एक सूत्रता में मिलना वो दर्शाती है। और फिर अंतिम हमारा प्रश्न ये रहेगा दूसरा, क्या किया कहा है उसमें कि कोष्टक में दिए गए शब्द जो है, यानी कि यह एक कोष्टक ले ले तो उसमें कितने 4 शब्द दिए गए हैं। उनमें से एक शब्द ऐसा होगा कि जो बाकी 3 से नहीं मेल खाता होगा, यानी कि बाकी 3 समानार्थी शब्द है, एक जो है वो थोड़ा अलग होगा। तो ऐसे शब्द को निकाल कर हमें उस पर क्या घेरा, यानी कि गोल आकार करना है और फिर समानार्थी शब्दों का वाक्य बनाना है। यानी कि यहाँ पंथ को लेकर, राह को लेकर और रास्ते को लेकर हमें तीनों को लेकर 3 अलग अलग वाक्य है वो बनाने हैं। ठीक है, इसी तरह यह दूसरा है, तीसरा है और चौथा है, यह चारों वैसे तो उन सभी को लेकर आपको ये सूचना अनुसार जैसे मैंने समझाया उस तरह से आपको होमवर्क के तौर पर लिखना है। अब फेयरबुक में क्या लिखना रहेगा वो भी एक बार टिक कर लीजिए, सुन लीजिए। मैं यहाँ जो जो प्रश्न टिक कर रहा हूँ वो आपको फेयरबुक में लिखना है। एक तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यह काव्य ही पूरा लिखेंगे, यानी कि काव्य के दोनों ही भाग है, पहला यह टिक किया और दूसरा यह, यानी कि पूरा काव्य लिखेंगे। उसके बाद शब्दार्थ भी हम लिखेंगे। फेयरबुक की बात कर रहा हूँ, पाकी बुक में। उसके बाद देखें तो अभ्यास का यह पहला प्रश्न हम लिखेंगे, टिक करते जाना बुक रख कर। उसके बाद देखें तो कहाँ सीधा जाएंगे, यहाँ तीसरा प्रश्न है, वहाँ भावार्थ वाला वो प्रश्न एक लिखेंगे।
इसके बाद जाएंगे स्वाध्याय के ये पहले प्रश्न की ओर। इतने प्रश्न जो है वो हमें फेयर बुक के अंदर लिखने हैं। बाकी के प्रश्न जो बताए मैंने, जो हमने सोल्व किए, वो क्या रहेगा, होमवर्क के तौर पर अलग बुक में है, वो नोट करना है। ठीक है, तो इतना फेयर बुक के लिए भी अलग टिक करवाया है मैंने, और जो बाकी बचा जो टिक नहीं करवाया है वो सारा ही आपको होमवर्क बुक में यानी कि रफ बुक में और हिंदी के होमवर्क के अंतर्गत है, वो आपको लिखना है। ठीक है, तो आप आशा रखता हूँ कि सब कुछ है समझ गए होंगे। काव्य पहले तो ठीक से समझ लेना, फिर उनका स्वाध्याय और अभ्यास को हमें समझना है। ठीक, तो अब यहाँ का हमारा यह लेक्चर है वो ख़त्म करते। अब मिलेंगे एक नए पाठ के साथ, नए लेक्चर के साथ एक नए दिन को। ठीक है, आप सबको मेरा प्रणाम।